कम ऑन सोफी। एक लड़की जंगल के बीचों बीच फंसी हुई है और 4 दरिंदे उसे नोचने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। पर वो इस सिचुएशन में कैसे पड़ी, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है शॉफी और उसकी दोस्त कैली से, जो कि एंटेलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आई थी। साथ ही साथ वो अपना ब्लॉग भी शूट कर रही थी। तभी बाहर गाड़ी के आने की आवाज आती है। दरअसल बाहर 4 लड़के थे जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए यहां पर आए थे। उन्हें देख शॉफी कहती है, लगता है कि इस वीकेंड पर काफी मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़का इनका दरवाजा खटखटाता है। उसका नाम था जॉश। वो चारों शाम को पार्टी करने वाले थे, इसलिए पार्टी में शॉफी और कैली को भी इनवाइट करते हैं। पर कैली मना कर देती है। हालांकि शॉफी का मन था कि वो उनकी पार्टी अटेंड करे, इसलिए जॉश के जाने के बाद वो कैली को मना लेती है। और अब ये लोग नाइट को इकट्ठा होकर दारू की पार्टी करते हैं, जहां पर शॉफी उनसे पूछती है कि वो अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करने वाले हैं। जैक बताता है कि वो एंटेलाओ की पहाड़ों पर पैदल चढ़ने वाले हैं, जिसे सुनकर शॉफी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये काम तो उसकी 10 साल की भांजी भी कर सकती है। असली मजा तो क्लाइंब करके पहाड़ चढ़ने में है। वो दोनों 10,000 फीट ऊपर एंटेलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने वाली है। उसकी बातों से जॉश चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए। वो बहुत अमीर बिजनेसमैन का लड़का था। उसके पास एक ऐसी घड़ी थी जिसका एक बटन प्रेस करते ही उसकी सुरक्षा में सैकड़ों निंजा हाजिर हो जाते थे। अपनी अमीरी का बखान करके वो शॉफी को इम्प्रेस करने की ट्राई करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों केबिन के अंदर चलकर इस पर डिस्कस करें। वो कहती है कि जब तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो तुमसे केबिन के अंदर भी कुछ ना हो पाएगा। यहां शॉफी जॉश से मजे पे मजे लेती जा रही थी, जिसमें जॉश के दोस्त जैक, रेनल्ड्स और टेलर भी उसका भरपूर साथ दे रहे थे। तभी कैली को नींद आने लगता है और वो सोने के लिए चली जाती है, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड सैम के उस ब्लॉग को देखती है जिसमें वो और सैम एंटेलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आए हुए थे। यहीं पर सैम ने कैली को प्रपोज किया था, पर उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी की याद में वो यहां पहाड़ चढ़ने आई हुई थी। उधर जॉश बातों ही बातों में शॉफी को ड्रिंक पिलाए जा रहा था। हालांकि रेनल्ड्स उसे और पिलाने से मना करता है, पर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। इसके कुछ देर बाद शॉफी को पेशाब लगता है। ठीक रिजॉर्ट से सटा हुआ जंगल था जिसमें वो पेशाब करने चली जाती है। जॉश भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि उसने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करी थी। पर शॉफी को कहाँ पता था कि वो इतनी सी बात के लिए दरिंदगी पर उतर आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती है, जिसे सुनकर जैक, रेन और टेलर आकर उसे बचाते हैं। और जैसे ही शॉफी को मौका मिलता है वो जंगल की तरफ भाग निकलती है। यहां टेलर कहता है कि अगर हम मौके पर नहीं आते तो ये उसका रेप कर देता, पर जैक कहता है कि ये बस एक गलत फहमी थी। जॉश भी उसकी हां में हां मिलाता है, जिसके बाद ये लोग शॉफी को समझाने के लिए उसे जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। लेकिन शॉफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और जब तक कुछ कहता वो उसे दांत काट लेती है। तभी जॉश उसके सर पे एक जोरदार पंच मारता है। उसके पीछे ही खाई था, जिसमें वो गिरकर पैरालाइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सर पे बहुत गहरा चोट लग चुका था। उधर उसकी चीख सुनकर कैली भी जग चुकी थी। बाहर आकर वो शॉफी को ढूंढना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ वो चारों नीचे आकर शॉफी को देखते हैं, जो उनसे अपनी जान की भीख मांग रही थी। रेनल्ड्स तुरंत मदद बुलाने के लिए 911 पर कॉल लगाता उससे पहले ही जॉश फोन छीनकर फेंक देता है, क्योंकि शॉफी के नाखून में उसका डीएनए सैंपल था और उसने जैक को भी दांत काट लिया था। अगर गलती से भी ले जाते वक्त वो मर गई तो ये लोग मर्डर केस में फंस सकते थे, इसलिए जॉश, टेलर और जैक तीनों मिलकर उसे मार डालते हैं। हालांकि रेनल्ड्स इसमें उनका साथ नहीं देता, फिर भी जॉश उसके हाथों पर शॉफी का ब्लड लगाकर कहता है कि अब वो भी इस मर्डर के लिए उतना ही गुनहगार है जितना कि वो तीनों है। इसके बाद वो शॉफी की बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उसके नाखून में फेविकॉल भर रहे थे। तभी कैली उन्हें दूर से देख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग शॉफी के साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। और जैसे ही वो लोग शॉफी को पहाड़ से नीचे फेंकते हैं, वो जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से चारों उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेते हैं। और अब कैली को पता चल चुका है कि उन्होंने शॉफी को मारकर फेंक दिया। उसके पास शॉफी के मर्डर का सबूत है और साथ ही साथ वो खुद भी आई विटनेस है, इसलिए वो चारों उसे मारने के लिए जंगल में फैल जाते हैं। किसी तरह वो छुपकर अपने केबिन तक पहुंचती है, जहां पर रेनल्ड्स उसे देख लेता है और कहता है कि यहां से जल्दी भाग जाओ,
वरना वो तुमको भी मार डालेंगे। अब केली केबिन से बैग लेकर सीधे एंटेलाओ की पहाड़ियों की तरफ भागती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग क्लाइंब नहीं कर सकते, और जाकर पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करती हैं। टेलर भी उसके पीछे पीछे चढ़ता है, पर वो उसे मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। वहीं जॉश गुस्से में चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम कितना भी ऊपर चली जाओ केली, हम तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो टेलर को केबिन लाकर पेन किलर देते हैं और रस्सी वगैरह लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उधर केली काफी ऊपर तक चढ़ने के बाद रुककर आराम कर रही थी। तब तक ये तीनों भी नीचे आ चुके थे। वहीं पर जैक को केली का फोन मिलता है, जो कि चढ़ते वक्त गिर गया था। इसका इस्तेमाल वो पुलिस को गुमराह करने के लिए करते हैं। जॉश उसके फोन से अपने फोन पर प्यार भरे मैसेज करता है, ताकि बाय चांस जब इस मर्डर केस की इंक्वायरी हो तो पता चले कि इनके बीच कोई अनबन नहीं हुआ था और वो पहाड़ से गिरकर मरी थी। अब ये लोग पीछे के रास्ते से चढ़ने वाले थे। तभी जॉश को याद आता है कि उसका ग्लव्स तो केबिन में ही छूट गया, इसलिए वो उसे लेने वापस चला जाता है। उसके जाते ही रेनल्ड्स कहता है कि हमें इस घटना को पुलिस को बता देना चाहिए। इसमें उन तीनों की कोई गलती नहीं, सिर्फ जॉश ही इस मर्डर का जिम्मेदार है। याद है जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे तब उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया था। वो एक साइको किलर है। जैक कहता है कुछ भी हो, अगर यहां पुलिस आई तो वो सबसे पहले फंसेगा, क्योंकि उसके हाथों पर शॉपी के दांतों के काटने के निशान हैं। इधर केली जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे और ऊपर चढ़ती जा रही थी। जब इतने टाइम बीतने के बाद भी जॉश वापस नहीं लौटा तो जैक उसे देखने गया। वहां पहुंचते ही जॉश केबिन से बाहर निकला। उसके माथे पे पसीना चमक रहा था और केबिन के अंदर से टेलर के कराहने की आवाज भी नहीं आ रही थी, यानी कि वो उसको भी मार चुका था। पर जैक उतना ध्यान नहीं देता और वापस आकर ये तीनों पीछे के रास्ते से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर केली एक ऐसी जगह पे फंस चुकी थी जहां से ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था और बिना रस्सी के नीचे जा भी नहीं सकती थी। उसके ठीक दाहिने पहले के क्लाइंबर्स ने रस्सी लगाया था, जिसको पकड़ने के लिए वो अपनी बैग को दांत से काटकर उसमें का वायर बाहर निकालती है और उससे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है। तब तक ये लोग उसके ऊपर पहुंच चुके थे और वो ठीक उनके नीचे थी। जॉश उससे कहता है कि अगर वो कैमरा वापस कर दे तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा और वो उसे सही सलामत यहां से जाने देंगे। जिसके बाद वो रस्सी लटकाकर उससे कैमरा मांगते हैं, पर वो कैमरे की जगह गाली लिखकर भेजती है, जिसे देख जॉश आग बबूला हो उठता है और अब ये लोग उसके ऊपर आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते अंधेरा भी हो चला था, पर केली टस से मस नहीं हुई। वो जहां पर रुकी थी वहां एक कैंपिंग बैग लटक रहा था, जिसके अंदर उसे पानी का बोतल और चाकू मिलता है। प्यास के आगे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी कितना पुराना है और पहले प्यास बुझाती है, फिर उसी कैंपिंग टेंट को लगाकर अंदर लेट जाती है। जब काफी रात होने के बाद भी वो ऊपर नहीं आती तो जॉश उसके ऊपर पेशाब करना स्टार्ट करता है और वहां पर जितने भी क्लाइंबिंग गियर मौजूद थे सभी को बैग में भर के केली पर हमला कर देते हैं, जिससे वो गिरकर बैग से लटक जाती है। जॉश उसे नीचे झूलता देख रस्सी काट देता है, पर वो गिरते गिरते पहाड़ को पकड़ लेती है। किसी तरह वो अपने आप को स्थिर करके फिर से सोने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब वो गहरी नींद में होती है तभी अचानक जैक रस्सी से लटककर उस पर हमला करके कैमरा छीनने की कोशिश करता है। केली के पास भी चाकू था। वो उस चाकू से घोंप घोंप कर उसको लहूलुहान कर देती है, पर कैमरे के छीना झपटी में गिरकर जैक के पैरों में लटक जाती है और उसके नीचे होता है वो बैग जिसके अंदर कैमरा था। यहां जैक चिल्लाना स्टार्ट करता है कि रस्सी ऊपर खींचो, वो मेरे साथ है। जब तक वो ऊपर खींचते केली बैग को टेंट पर फेंक चुकी थी। जॉश उनको ऊपर खींचकर केली को पकड़ता उससे पहले ही वो गिर जाती है, पर लगता है कि आज उसके ऊपर किस्मत काफी मेहरबान था। वो गिरकर भी बार बार बच जा रही थी। इधर जैक का काफी खून बह रहा था, जिसे रोकने के लिए ये दोनों उसके पैरों पर रस्सी बांधते हैं। यहां रेनल्ड्स कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मर जाएगा। उधर टेलर भी जख्मी पड़ा है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वो लड़की ऐसी जगह फंसी है जहां से ऊपर नहीं चढ़ सकती और नीचे उतरने की कोशिश करेगी तो खुद ही गिरकर मर जाएगी और कैमरा भी टूट जाएगा। जैक उसकी बातों से सहमत था, इसलिए जॉश को भी उनकी बात मानना पड़ता है। वो कहता है कि मैं जल्द ही अपनी वाइफ को फोन करके मदद बुला लेता हूं, जिसे सुन जैक शोक हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। मगर ये बात रेनल्ड्स को नहीं पता था और जब जॉश गहरी नींद में सो गया तब जैक उसे बताता है कि जॉश ने उसकी आंखों के सामने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, पर किसी को कुछ पता नहीं चल सका। लगता है कि उसने टेलर को भी मार दिया है। अगर हम यहां से खुद नहीं निकले तो वो हमें भी मार डालेगा। अब रेनल्ड्स यहां मदद बुलाने के लिए जॉश की घड़ी में जो इमरजेंसी सिग्नल का जो बटन था उसको प्रेस करने जाता है, लेकिन वो तो आंख बंद कर उनकी सारी बातें सुन रहा था।
जिसके बाद वो गद्दारी करबे वाला डायलॉग बोलकर उसे खूब पीटता है। गद्दारी करबे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी करबे। लेकिन असल में सबसे बड़ा गद्दार तो वो खुद था, क्योंकि जैक की वाइफ को उसने फंसा रखा था। जैक को लगता था कि उसकी वाइफ हर शाम को जिम करने जाती है, पर असल में वो जॉश की बिस्तर गर्म करने जाती थी। ये बात उसके बाकी दोस्तों को भी पता था, जिसे जानकर वो टूट जाता है। इधर कैली आराम से बैठकर उनकी पंचायत सुन रही थी। तभी जॉश कैमरा वापस देने और शॉफी के मर्डर को छुपाने के लिए उसे $1 मिलियन का ऑफर देता है, पर वो टस से मस नहीं होती। कुछ समय और बीतने के बाद जैक किनारे पर मूतने आता है। तभी पीछे से जॉश मारकर उसे नीचे धक्का दे देता है और हैमर को अच्छे से क्लीन करके सो जाता है।